लास्ट टाइम हम लोग ने चार्जिंग आरसी सर्किट का इक्वेशन डिराइव किए थे, जिसमें हम तुमको ये सिखाए थे कि अगर हम कैपेसिटर को किसी पर्टिकुलर सेल के साथ कनेक्ट करेंगे जो एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड होगा, तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज अपीयर होता है, अगर यहां का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है, तो एट एनी इंस्टेंट टी इक्वल्स टू टी, याद कीजिए चार्ज ऑन कैपेसिटर का इक्वेशन आया था Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग लास्ट कर रखे थे, सही ना, इसका पूरा डेरिवेशन हुआ था। इसमें आपके Q नॉट का वैल्यू था CE और आपके टॉ का वैल्यू था R इंटू सी, करेक्ट है। Q नॉट का वैल्यू था CE और आपके टॉ का वैल्यू था R इंटू सी, ये पूरा डेरिवेशन हो रखा है, सही है। किसी भी इंस्टेंट पे सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू I था, इस प्लेट पे प्लस Q था, इस प्लेट पे माइनस Q था, ये पूरा सर्किट बना था और हम लोग है ना ये इक्वेशन डिराइव किए थे बाय द यूज ऑफ लूप रूल। लूप रूल के एप्लीकेशन से इक्वेशन निकाले थे। अभी इसमें जरा गौर से देखना, अगर हम लोग बात करें t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, t इक्वल्स टू 0 टाइम, यहां देखो e पे पावर 0 आएगा, e पे पावर 0 का मतलब 1 माइनस 1 इज 0, तो चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। और अगर हम t टेंड्स टू इंफिनिटी ले, गौर करना, तो e पे पावर माइनस इंफिनिटी आएगा। जब e पे पावर माइनस इंफिनिटी है तो वो 1 बाई इंफिनिटी बच रहा है। e पे पावर माइनस इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गया 0, तो आपका q और q नॉट बराबर हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये शुरुआत में 0 है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को पूरी तरह से 100% 100% चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। लेकिन जैसा हम लास्ट भी आपको बार बार बता रहे थे कि 99% चार्जिंग तो विद इन अ सेकेंड हो जाता है, 1 सेकेंड के अंदर ही लगभग 99% चार्ज है ना लगभग कंप्लीट होता है। लेकिन जो थोड़ा सा चार्ज बचता है ना, उसी को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसको अगर आप ग्राफिकली देखिएगा तो ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब आप चार्ज को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, ये मेरा मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर पे आएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह चलता है। दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह चलता है। शुरुआत में 0, जैसे जैसे आगे आओगे चार्ज बढ़ते जाएगा, लेकिन चार्ज पूरी तरह से कंप्लीट होने में, चार्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने में इनफाइनाइट समय लग जाता है, ठीक है, ऊपर जाके पैरेलल होगी। ये था चार्ज का वेरिएशन। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उसको भी है ना थोड़ा हम लोग पॉइंट करें, देखें। अगर मान लीजिए आप टाइम को 1 टाइम कांस्टेंट लेते हैं, ये वाला जहां स्मॉल टी दिखाई दे रहा है 1 टॉ लो, तो क्या टॉ कट जाएगा, ई पे पावर -1 आएगा, तो आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से Q का वैल्यू आएगा Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर -1। अच्छा, E का तो एक वैल्यू होता है ना, कितना होता है 2.7 E का वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देन Q कम्स टू बी 0.63 ऑफ Q नॉट। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा देन Q कम्स टू बी 0.63 ऑफ Q नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो शुरुआत हुआ था 0 चार्ज से, और जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ते जा रहा है। एक टाइम आएगा टॉ, जहां चार्ज अपने मैक्सिमम Q नॉट का 63% हो जाएगा, 0.63 अपने मैक्सिमम चार्ज Q नॉट का 63% हो जाएगा, 0.63। जितने समय में चार्ज ऑन कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% होता है, उसको 1 टाइम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, चार्ज हो रहा है और उसको 0.5 सेकेंड लगा, जिसमें वो 63% चार्ज हो गया, तो वो 0.5 सेकेंड जो है वो उसका टाइम कांस्टेंट है टॉ।
तो जब कोई इंफॉर्मेशन 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज को लेके तुम्हारे सामने बोला जाए ना, तो तैयार रहना कि ये टॉ को दिखाता है, टाइम कांस्टेंट को दिखाता है। टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। चार्ज जो है कैपेसिटर पे अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है। समझ पाए? ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे सामने है। अब आ जाओ करंट को लेके, करंट समझो। नाउ इक्वेशन ऑफ करंट, हम लोग करंट का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। करंट का इक्वेशन के लिए बस हमको चार्ज के दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। दिस इज डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। चलाइए दिमाग, डिफरेंशिएशन है क्यू नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन जैसे था वैसे है, और साथ में -1 बाई टॉ। ये दोनों माइनस कैंसिल, तो आपके आई का वैल्यू हो गया क्यू नॉट बाई टॉ ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। क्यू नॉट बाई टॉ ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। दोनों का डाटा पुट करो। दैट आई विल बी इक्वल टू क्यू नॉट का मतलब सीई और टॉ का मतलब आरसी, ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। देखो ये दोनों सी कट गया, क्या मेरे आई का वैल्यू आ रहा है ई बाई आर एक्सपोनेंट पे पावर टी बाई टॉ, ई बाई आर एक्सपोनेंट पे पावर टी बाई टॉ। थोड़ा सा इससे एक कदम आगे निकलो तो तुम्हारे करंट का वैल्यू हो गया आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ये तुम्हारे पास करंट का इक्वेशन है, जिसमें आई नॉट किसको स्टैंड करता है? मैक्सिमम करंट। आई नॉट किसको स्टैंड करता है? मैक्सिमम करंट। वैल्यू किसके बराबर होता है? ई बाई आर। ई बाई आर, ई बाई आर जैसे होता है ना वी बाई आर, ई वही स्टैंड कर रहा है। ई मतलब ईएमएफ जो हमारा सेल है। तो ये आई नॉट है मैक्सिमम करंट, आई नॉट है ई बाई आर विच इज मैक्सिमम करंट। ये आपका मैक्सिमम करंट। तो करंट का ये इक्वेशन, करंट के इस इक्वेशन में भी आप टाइम का डाटा पुट करके है ना इसका वेरिएशन चेक कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे t इक्वल्स टू 0 पे, चलो जी दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा मैथमेटिक्स सोचो। e पे पावर 0 मतलब 1, तो i विल बी आई नॉट। और जब आपका टाइम होगा इनफाइनाइट तो i होगा 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 0 टाइम पे करंट मैक्सिमम और समय के इंक्रीज के साथ ये करंट घटते जाएगा। 0 टाइम पे करंट मैक्सिमम, और जैसे जैसे समय इंक्रीज करेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू घटते जाएगा। अब दो वेरिएशन को समझने का कोशिश कीजिए। एक है कैपेसिटर पे चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, और दूसरा है कि सर्किट में करंट कैसे वेरी कर रहा है। शुरुआत में चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था? 0। उस समय सर्किट में करंट कितना था? आई नॉट था, मैक्सिमम करंट था। जैसे जैसे समय निकलते गया चार्ज बढ़ते गया, करंट घटते गया। चार्ज बढ़ रहा है लेकिन चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है, देखो चार्ज बढ़ रहा है लेकिन चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है, जब चार्ज का रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं मतलब करंट बोल रहे हैं, वो घट रहा है। चार्ज बढ़ रहा है लेकिन चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये सब लैंग्वेज पे जरा ध्यान देना। चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये करंट का वैल्यू। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप चाहते हैं करंट का वैल्यू निकालना, यूज दिस इक्वेशन। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप चाहते हैं चार्ज का वैल्यू निकालना, यूज दिस इक्वेशन। क्या अभी तक हम लोग इस लेवल में पहुंचे हैं कि आरसी सर्किट में कोई भी समय अगर हमको बता दिया जाए तो हम चार्ज और करंट ये दोनों निकाल लेंगे?
दो इक्वेशन आपके सामने है, करंट के लिए इसको यूज करना है, चार्ज के लिए ये इक्वेशन हम लोग का है, करेक्ट। अब आइए इस पे बेस्ट और भी बहुत सारा डाटा आपसे पूछा जाता है। एट एनी इंस्टेंट, मान लो कोई भी समय t इक्वल्स टू टी पे अगर हम तुमसे पूछें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, बाय रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। आपको पता है रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट यहां से निकाल लीजिए, बस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होगा IR। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप I यहां से निकाल लीजिए, बस R से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी किसी के दिमाग में चलता है कि सर अगर हमको इसका इक्वेशन चाहिए तो क्या करें? अगर आप इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आप I का इक्वेशन इसमें प्लस कर लीजिए। आप I के इक्वेशन को अब I नॉट की जगह पे लिखोगे E बाई आर, ये R से R कटा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू EMF E पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ये रहा रजिस्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन। अब देखिए बात को समझिएगा, अगर आप ऐसे हर इक्वेशन को बनाने लगिएगा ना तो इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि इसको स्किप कर देते हैं। अगर एक ट्रिक याद रखोगे कि चार्ज याद रखो और करंट याद रखो, बस दो पे भरोसा रखो। चार्ज को अच्छे से याद रखो और करंट को अच्छे से याद करो, बाकी समय पे सब इन्हीं से बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हमको अगर नहीं, हमको मान लीजिए ये याद नहीं, लेकिन हमको आई का इक्वेशन तो आता है। अगर आई का इक्वेशन आता तो आई आर लिखेंगे, आई की जगह पे डाटा पुट करके अपना सॉल्व कर देंगे, सही है। इसी तरह अगर तुमसे कोई पूछता कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बता दो, कैपेसिटर के अक्रॉस का, तो क्या कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी होगा, है ना? Q बाई सी, Q का इक्वेशन मालूम है। इमेजिन करो, सोचो, यहां Q नॉट की जगह C लिखेंगे। जब आप ऊपर लिखेंगे CE 1 माइनस ई पे पावर माइनस, तो CC कट जाएगा। अगर इसको कोई चाहे कि नहीं सर हम सॉल्व करके लिखना चाहते हैं, हम तो बोलेंगे यही याद रखो भाई, और भी याद क्या रखो, यह तो पहले से याद है। तुम अगर लिखना ही चाहते तो यहां आएगा EMF 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ, यही आएगा ना। EMF 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ, माइनस टी बाई टॉ, यह आएगा। याद है, वेल एंड गुड है। अगर याद नहीं है तो आप चार्ज और करंट को याद रखिए, उसको यूज कीजिए, हर क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे जैसे समय इंक्रीज करेगा, मान लीजिए जीरो टाइम पे हम लोग के पास एक की था, उस की को क्लोज कर दिए और उसके बाद चार्ज अपना बढ़ने लगा, करंट घटने लगा, जो होना था हुआ। समय के इंक्रीज के साथ रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा? रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा और कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। बहुतों को नहीं समझ में आया क्यों? रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए घटेगा क्योंकि करंट घट रहा है, IR। जैसा करंट वेरिएशन शो करेगा उसी तरह से रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वेरिएशन शो करेगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। कब चार्ज मैक्सिमम हुआ? इनफाइनाइट टाइम पर, था ना कहीं? इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज हो गया मैक्सिमम। तो याद रखना, इनफाइनाइट टाइम रीच जब करोगे ना तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां था ना, वो सारा का सारा कैपेसिटर के अक्रॉस में आ जाएगा। बोलो क्यों? दो कारण। एक तो उस समय चार्ज मैक्सिमम है और दूसरा उस समय करंट है जीरो। अगर करंट जीरो है कब? इनफाइनाइट टाइम पे, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम। करंट अगर जीरो है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे बैटरी का है वो किसके अक्रॉस में आ रहा है? कैपेसिटर में।
कैपेसिटर के अक्रॉस में आता है, ठीक है। इन सब पे आपके सामने। अच्छा मान लीजिए इसी तरह जोड़ के और दिखा रहे हैं हम, अगर हम आपसे बोले पावर लॉस निकालो, पावर का लॉस निकालो, तो सीधा सीधा आई स्क्वायर आर यूज करो। रजिस्टर से होगा ना, रजिस्टर से जब तक करंट फ्लो करेगा इससे पावर लॉस होगा ना। तो अगर हम तुमसे बोले पावर लॉस निकालो, तो देखो हमारे पास आई का इक्वेशन है आई नॉट ई पे पावर दिस, उसका स्क्वायर करके आर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अगर हम बोले कि एनर्जी स्टोर्ड निकालो कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैन वी से दैट इट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू यहां से निकालो, उसका स्क्वायर बाई 2c करो, आंसर आएगा करेक्ट। दिस इज चार्जिंग आरसी सर्किट। एक से एक न्यूमेरिकल मिलेगा। फंडामेंटल्स इक्वेशन चार्ज और करंट पे भरोसा रखिए और बाकी सब समय पे निकालिए, समय पे सोचिए, ठीक है। नोट कीजिए इतना। ध्यान से देखो अगला हिस्सा, चार्जिंग आरसी सर्किट का रिवर्स है हम लोगों के पास डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। मान लीजिए आप चार्जिंग कंसेप्ट को यूज करके कोई कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर चुके हैं, उससे रिलेटेड चार्ज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन सब आपके पास है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सेल को वहां से रिमूव कर चुके हैं और आप उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं थ्रू रजिस्टर। सर्किट यहां सामने, इसमें कहीं बैटरी नहीं है, कैपेसिटर पहले से चार्ज है। अभी ये की ओपन रहेगा, कैपेसिटर का चार्ज एज इट इज मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको की को क्लोज कीजिएगा, कैपेसिटर अपने आप को रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। उधर से प्लस फ्लो करेगा, इधर माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अगर मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, पहले चार्ज अब डिस्चार्ज, मान लीजिए आप की को क्लोज किए हैं एट t इक्वल्स टू 0, जब चार्ज ऑन कैपेसिटर मैक्सिमम था, की इज क्लोज्ड, आप की को क्लोज किए, Q डिक्रीजेस, चार्ज घटेगा और किसी टाइम t इक्वल्स टू t पे चार्ज घट के हो जाएगा Q, सर्किट में करंट होगा I। चार्ज घट के हो जाएगा Q, सर्किट में करंट होगा I। मान लो उस करंट को हम दिखाते हैं आपके सामने, ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे करंट घूम रहा है, ये करंट है I, यहां पे चार्ज है प्लस Q, यहां पे है माइनस Q, ठीक है। ये चीज ऐसा है। अब हम लोग को अगला जो पूरा का पूरा डिस्कशन करना है ना, वो इस डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट को लेके करना है। किसी क्षण कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा उसका इक्वेशन क्या है, सर्किट में जो किसी इंस्टेंट पे करंट एस्टैब्लिश है उसका इक्वेशन क्या है, ये सब हम लोग को बारी बारी से करके देखना है। तो देखो किसी टी टाइम पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि चार्ज घट रहा है और टी टाइम पे चार्ज है Q और सर्किट का करंट है I। इसी समय यूज करो लूप रूल, यूजिंग लूप रूल, आराम से समझ के देखो भाई, ये रहा लूप रूल। निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट लिख दे प्लस Q बाई सी, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हैं Q बाई सी इज इक्वल्स टू आई आर, Q बाई आर सी नीचे I, हम लोग लिख सकते हैं Q बाई आर सी। क्या हम लोग I को लिख सकते हैं dq बाई dt, I विल बी इक्वल्स टू dq बाई dt। सोच के बताओ dq बाई dt में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलत है, कुछ छूटा है क्या? I इक्वल्स टू dq बाई dt लिख दिए हैं, इस dq बाई dt में कुछ छूटा है क्या, मिस्टेक हुआ है गलती है, आपको प्रेडिक्ट करना क्या है। देखो चार्ज घट रहा है ना, तो चार्ज अगर घट रहा है ना तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होगा। ये चार्ज घट रहा है ना, तो जो dq बाई dt लिखोगे ना वो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस dq बाई dt। थोड़ा सा आगे बढ़िए यहां से, तो आपके पास मिला Q बाई आर सी इज इक्वल्स टू माइनस dq बाई dt। dt को इधर भेज दीजिए, dt बाई आर सी इज इक्वल्स टू माइनस dq बाई q। अब आप इंटीग्रेट कीजिए,
dt बाई आर सी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में dq बाई क्यू का इंटीग्रेशन। लिमिट सोच के 0 से लेके t तक लिमिट, चार्ज q नॉट से लेके q तक लिमिट। हम लोग डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं, तो 0 टाइम पे कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम था। 0 टाइम पे कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम था, और जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे चार्ज घटा है और घट के क्यों हुआ है। लिमिट के अगेंस्ट में आप इस इंटीग्रेशन को लेके आगे बढ़े। 1 बाई आर सी dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक, dq बाई q का इंटीग्रेशन ln q माइनस ऑफ ln q q नॉट से लेके q तक। ये माइनस को इधर भेज दीजिए। माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln q माइनस ln q नॉट। इसको आप लिख सकते हैं माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln q बाई क्यू नॉट। ln टर्म है भाई, आप उसको एक्सपोनेंट में बदलिए, जैसे एक्सपोनेंट में आप बदलते हैं। तो e पे पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू नॉट। तुम्हारे q का वैल्यू आएगा, q का वैल्यू आएगा क्यू नॉट e पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ये चार्ज का इक्वेशन है। या फिर आप लिख सकते हो क्यू नॉट e पे पावर माइनस टी बाई टॉ, q इक्वल्स टू क्यू नॉट e पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ये तुम्हारा वैल्यू आएगा। सही है। बताओ तो यहां आरसी के जगह पे क्या आया है? फिर से टॉ आया है। वेयर टॉ इज एक्चुअली द प्लेस ऑफ आरसी। आप इसको वही नाम देते हैं जो पहले से जानते हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। बताओ भाई इसका डायमेंशन, डायमेंशन इसका बोलो। डायमेंशन बोलो। टी, तो एम नॉट एल नॉट टी, एम नॉट एल नॉट टी। लास्ट भी बताएं, आज भी बता रहे। तो ये हमारे पास Q का इक्वेशन आ गया। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। Q इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ये चीज रहा। थोड़ा सा आगे आपके पास है Q नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। इसको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे ना, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे चार्ज ऑन कैपेसिटर मैक्सिमम था, और वापस से समझ जाना कि t इनफाइनाइट टाइम लगेगा तब जाके चार्ज घट के 0 होगा। चार्ज घट के उसके बाद 0 होगा। तो शुरुआत में कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, जैसे जैसे समय निकलते जा रहा वैसे वैसे चार्ज ऑन कैपेसिटर घटेगा, और घट के अल्टीमेटली चार्ज को 0 होने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ग्राफिकली अगर आप इसको प्लॉट कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो दिख ही रहा है। ये इस तरह से चलता है, जस्ट लाइक वहां जो करंट था, जैसे वहां करंट था एकदम वही इक्वेशन है ना। देखो कॉपी पेस्ट करो, जहां आई नॉट था वहां क्यू नॉट है, ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ है, यहां भी वही है। तो सेम टाइप ऑफ वेरिएशन होता है। इस बार अगर आप वन टाइम कांस्टेंट लेंगे ना, हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। अगर आप वन टाइम कांस्टेंट लेंगे ना, तो यहां Q का वैल्यू आएगा 0.37 Q नॉट। अगर आप चार्ज का वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट लेंगे तो सॉरी टाइम का वैल्यू अगर आप वन टाइम कांस्टेंट लेंगे तो चार्ज आएगा 37% ऑफ मैक्सिमम। मतलब ये दैट tau will be equals to 0.37 of maximum. That tau will be equals to 0.37 of its maximum value. ये चीज आता है। अच्छा जरा पूछना चाहते हैं कौन सा टाइम कांस्टेंट बड़ा है? चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट जो 0.63 ऑफ मैक्सिमम था, या डिस्चार्जिंग वाला जो 0.37 मैक्सिमम है? कौन? दोनों सेम है। एक में चार्ज बढ़ा था 63%
और एक में चार्ज घटा है 63%। घटा है अगर 63% तो बचेगा तो वही 37% ना। बात समझ में आ रहा? डिस्चार्जिंग में क्या हुआ पता है, ये डिक्रीज है 63%, तो बचा हुआ 37%। और चार्जिंग में क्या था, 0 से बढ़ा ही था 63%, तो दोनों एक ही चीज है। अच्छा आप खुद सोचिए ना, दोनों जगह मेरे टॉ का मतलब एक ही है, R इंटू सी। ना R बदलेगा ना C बदलेगा, सही है ना। ना रजिस्टर बदला ना कैपेसिटर बदला, तो कहां से टाइम कांस्टेंट बदलेगा, वो तो जो है वही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज चलता है। अगर आप यहां पे इक्वेशन ऑफ करंट निकाल लें, इक्वेशन ऑफ करंट थोड़ा आराम से यहीं पे खत्म कर देते हैं। माइनस dq बाई dt कर लोगे, चार्ज का इक्वेशन पुट कर लेना, तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो चार्जिंग के केस में आया था। थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन हम स्किप कर दिए, उसका कोई काम भी नहीं है। आपके पास जो करंट का इक्वेशन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा जैसा कि हम लोगों के चार्जिंग केस में करंट का इक्वेशन आया था। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, दोनों का ग्राफ और उसका कंपैरिजन। ये करंट है, यहां टाइम, और ये वेरिएशन ऐसा है। देखिए चार्जिंग में भी दोनों ग्राफ को आप कंपेयर कीजिए, फिर डिस्चार्जिंग में आके दोनों ग्राफ को कंपेयर कीजिए। देखिए चार्जिंग के दोनों ग्राफ का कंपैरिजन क्या है ना, कि चार्ज बढ़ रहा था, करंट घट रहा था, दोनों ग्राफ। लेकिन डिस्चार्जिंग में क्या हुआ कि दोनों समय के साथ क्या हो रहा है, दोनों समय के साथ घट रहा है। चार्ज भी घट रहा है और साथ में चार्ज को डिस्चार्ज करने वाला करंट है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफिकल एनालिसिस को भी ध्यान में रखना, उससे बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन निकलता है, उसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये था आपके पास। अच्छा चलिए इस केस में, अभी तो इधर बहुत डिटेल में चले गए हैं तो हम इसको शॉर्टकट में निकाल दे। अगर इस केस में तुमसे हम बोले कि किसी भी इंस्टेंट पे रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे? आई निकल गया, आर से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे? चार्ज मिल गया, सी से डिवाइड कर दो। कोई बोल दिया कि कितना पावर का लॉस हो रहा है, तो क्या करोगे? आई स्क्वायर आर लगा दो। कोई बोला कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी है उसका वैल्यू निकालो, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कर दो। तो ये सारा चीज यहां भी इक्वली एप्लीकेबल होता है जो आप पिछले सर्किट में पढ़े थे। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट मान लो t इक्वल्स टू t पे बात है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर में निकालना चाहे तो IR लगाएं, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का निकालना चाहें तो Q बाई C करें, अगर हम पावर का लॉस निकालना चाहें तो I स्क्वायर R करें, और अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना चाहें तो Q स्क्वायर बाई 2C करें। सही है, नोट करो यहां तक। देखो जो हमारा आरसी सर्किट है ना, उससे 3 तरह का क्वेश्चन मेनली बनता है, एक्चुअली 4। एक होता है किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर लॉस, एनर्जी स्टोर्ड, इन सबको निकालना। जो 2 इक्वेशंस आपको बना के दिए हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, वैसा न्यूमेरिकल्स वहां से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है, आपसे यह बोला जाता है कि जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड फाइंड समथिंग। तीसरा क्वेश्चन होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, और जिस न्यूमेरिकल में कोई समय ही ना दिया रहे उसमें फाइंड समथिंग। और चौथा होता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का मेन न्यूमेरिकल यही 4 पोर्शन का होता है। एक है जनरल थ्योरी जो आपका केस 1 और केस 2 करके चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाया गया। अब आप देखने जा रहे हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें ये मेंशन है कि जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड फाइंड दिस, उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, यू कैन इमेजिन दैट we have to consider capacitor as conducting wire। हम लोगों को कैपेसिटर को एक वायर मानना है
जस्ट आफ्टर की इज क्लोज होता क्या, पहले ये समझो कि सर मान लेंगे, आप बोल दिए मान लेंगे, इसका लॉजिक बताइए। देखिए जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो, उस समय कैपेसिटर पे कोई चार्ज पहले से नहीं होता है, तो कैपेसिटर चार्ज को आने देता है, रोकता नहीं है। और जब वो रोकता नहीं है तो आप उसको एक वायर की तरह मान सकते हैं। जैसे आपको हम एक सर्किट दिखाते हैं, इससे आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, यहां पे एक कैपेसिटर लगा है और फिर एक रजिस्टर यहां है। ये हमारा ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 और इसका सेल है C। हम सबका डाटा देते हैं, एक की बनाना भूल गए, यहां एक की बना देते हैं। ये की है। आपके ईएमएफ का वैल्यू मान लीजिए 50 वोल्ट आप रख लीजिएगा। रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 इन सबको आप 10 ओम मान लीजिए और जो कैपेसिटर है वो 6 माइक्रोफैराड का है, मान लीजिए ऐसे डाटा दिया है। बोला जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड फाइंड करंट इन सर्किट, ऐसा क्वेश्चन। जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड विच रजिस्टर इज यूजलेस, इस तरह का क्वेश्चन। सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा जस्ट आफ्टर की इज क्लोज, इस तरह के न्यूमेरिकल में जस्ट आफ्टर की इज क्लोज मेंशन है। तो तुमको करना क्या है ना, आप इस सर्किट को इक्विवेलेंट टू दिस मान लें, आप इस सर्किट को इसके बराबर मान ले जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। आप ये क्षण भर के लिए भूल जाइए कि यहां कोई कैपेसिटर था। इट कैन बी रिप्लेस बाय एनी कंडक्टिंग वायर। और जैसे ही तुम उसको रिप्लेस करके कंडक्टिंग वायर मानोगे ना, दिमाग अपने काम करेगा। क्या तुमको कोई सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? R2 और R3 किस में है? पैरेलल। उसके साथ R1 किस में है? सीरीज। R इक्विवेलेंट मिल गया। तो अगर ईएमएफ में R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दोगे तो करंट भी मिल जाएगा। क्या समझ पाए? अभी अगर हम बोले कि भाई हमारा इससे फ्लो करने वाला करंट कितना है, ये करंट बताइए, तो आप सबसे पहले अभी लिखे R इक्विवेलेंट विच इज R1 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। और अगर आप उस करंट का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ईएमएफ में इस R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर लीजिए। ये तुम्हारा कंसेप्ट। कोई भी न्यूमेरिकल जस्ट आफ्टर की इज क्लोज यू कैन सॉल्व बाय रिप्लेसिंग कैपेसिटर विथ वायर। कैपेसिटर को हटा के उसकी जगह वायर लगा और फिर सोच के बना दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इधर। अगर कोई न्यूमेरिकल आफ्टर लॉन्ग टाइम डिस्कस कर रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम का लॉजिक समझ में आता है। कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, उसको जितना अपने ऊपर चार्ज स्टोर करना था वो कर चुका है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जब न्यूमेरिकल्स रहता है ना, तो कंसेप्ट ये कहता है कि कैपेसिटर इज ऑलरेडी फुली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज ऑलरेडी fully charged, so it does not allow current to pass through itself। अब इस लाइन का मतलब ये है कि वो पहले डिस्चार्ज था, मतलब पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो वो चार्ज को अपने ऊपर आने दे रहा था फॉर चार्जिंग पर्पस। लेकिन अब जब वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो वो अब अपने ऊपर चार्ज नहीं आने देगा, और जब वो अपने ऊपर चार्ज नहीं आने देगा तो जिस जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है ना? करंट in that branch in which capacitor is present is 0।
करंट इन दैट ब्रांच इन विच कैपेसिटर इज प्रेजेंट इज 0। जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा। आप चलिए एक न्यूमेरिकल देखिए, डाटा यही रखते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। इस ब्रांच में कैपेसिटर है और इधर एक है, ये आपके पास R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये R3 है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका EMF है। बोला कि देखो ऑलरेडी सर्किट बना हुआ है, ऐसे बन के पड़ा हुआ है। तुमसे बोला कि भाई सर्किट में है ना करंट का वैल्यू बताओ, कि जो हमारे बैटरी से करंट निकाल रहा है उसका वैल्यू बताओ, कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ एंड सो ऑन ये सब पूछ रहा है। ठीक है, यहां कोई समय दिया नहीं, तो यू हैव टू इमेजिन कि कैपेसिटर को जितना चार्ज अपने ऊपर लेना था ले चुका है। अब उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर है देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं होगा। अब आप यहां से करंट निकाले आई, ये आई करंट यहां तक पहुंचा, बताओ इसका कितना हिस्सा नीचे जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि यू कैन इमेजिन दैट इट इज अ इनफाइनाइट रजिस्टर, इधर से कोई करंट जा ही नहीं सकता, इधर से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो ये सारा करंट इधर से फ्लो करेगा, यही है ना? बताओ तो सोच के, सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है? R1 प्लस R3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1 और R3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इज नो यूज ऑफ R2। R2 का इसमें कोई यूज नहीं है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उधर से करंट 0 है, तो उधर वाले ब्रांच में अगर कोई रेजिस्टर है भी तो यूजलेस है। तो आपके पास R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R3, R इक्विवेलेंट आ गया। सर्किट में अगर हमको करंट लिखना पड़ेगा तो E बाई R इक्विवेलेंट कर लेंगे। हाँ भाई करंट लिख लिए। चलो बताओ जरा, कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दिमाग दौड़ाओ, कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पहले ये बताओ, 0 है कि नॉन जीरो है? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। जीरो या नॉन जीरो? जीरो। क्यों जीरो? दो को चुनना था, एक को चुन लिया। बताओ बताओ, हाँ बोलो, क्या बोलता है? सर अच्छा, गुड इवनिंग, क्लास में है सर। आप लोग गजब है। यहां लिखा है कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अच्छा, कैपेसिटर फुली चार्ज रहेगा और उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी। तो जब वो पूरी तरह से चार्ज है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे हो सकता है? 0 नहीं होगा तो बोला क्या है? ठीक है, तो 0 नहीं होगा तो कितना होगा? चलो यही बता दो, कितना होगा? आप रुके हुए हैं ना, आपको कम से कम इस पे 10 गो क्वेश्चन मिलने वाला है, तैयार रहिएगा। वैसे तो आप लोग तेज हैं, आपको तो बता भी दिया जाता है कि सब आएगा, फिर भी आप तैयारी नहीं करते। आप लोग तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, लोग बहुत तेज है। हा? यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, आई जब जाएगा R3 के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस में होगा वही एक्चुअली कैपेसिटर के अक्रॉस में होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस में होगा वही मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस में होगा। सर ये रजिस्टर का, अरे कोई काम का नहीं है। रजिस्टर तभी काम का है जब उससे करंट फ्लो करे। अगर किसी रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3।
तो कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली करंट इनटू R3 के बराबर है। और एक बार अगर कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो तुम चाहोगे तो चार्ज ऑन कैपेसिटर भी लिख सकते हो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर यूज करके। तो आपको हर चीज मिल जाएगा बारी बारी से। बस पता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्टेड लाइन कहां है? वंस इट इज फुली चार्ज देयर इज नो करंट थ्रू दिस कैपेसिटर। बस यहीं से सुनना। अगर ये पूरी तरह से चार्ज हो गया है, ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम का मतलब यही होता है कि पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, तो इधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू कितना होगा? 0। जैसे ही तुम इसको 0 करोगे सर्किट में कहीं करंट घूमेगा। उसके लिए R इक्विवेलेंट देख लीजिए, उसके लिए EMF में R इक्विवेलेंट से डिवाइड करके I निकाल लीजिए। फिर कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कौन रजिस्टर है उसको देख लीजिए। उस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ही C का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वहां से फिर चार्ज एक्सेट्रा जो निकालना निकालिए। ठीक है, HCV में 55, 56 तक दिए थे ना, 57, 58, 59, 60 ये चारों क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसका लास्ट पोर्शन हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालना सीख रहे हैं। टाइम कांस्टेंट 4 पोर्शन था। देखो सबसे ज्यादा समय लगा पहले वाले में, लेकिन उसमें अच्छा बात यह था कि वहीं तो बेस बना था। अब तो सब उस बेस को यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए तीसरा इसका अगला पोर्शन हम लोग लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। आप निकाल रहे हैं टाइम कांस्टेंट टॉ। देखिए वैसे तो अगर सिंगल रजिस्टर और सिंगल कैपेसिटर है तो टाइम कांस्टेंट निकालना है, सीधा R इंटू सी कर दो। ठीक है, लेकिन आगे समझो, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कैपेसिटर और नंबर ऑफ रजिस्टर्स रहता है। अगर एक कैपेसिटर और नंबर ऑफ रजिस्टर्स रहेगा, आपके सामने बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, शॉर्ट सर्किट दी सेल। सेल को शॉर्ट सर्किट कर दो। बताओ तो इसका मतलब क्या है? सेल को हटा के एक वायर लगा दो। सेल को वायर से रिप्लेस कर दो। सेल को हटा के वायर लगा दो। दूसरा, R इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करना अबाउट 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकालो। 2 लाइन हो गया। पहले क्या करना है? बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है, मतलब बैटरी को हटा के, देखो जैसे यहां पे क्या किए थे, यहां कैपेसिटर हटा के वायर लगा दिए थे ना, उसी तरह बैटरी को हटा के वायर लगा देना। पहला लाइन ये। दूसरा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकालोगे। और तीसरा काम है, थर्ड स्टेप है तुम्हारा, that tau will be equals to R equivalent into C। tau का वैल्यू होगा R equivalent into C। R equivalent into C। अब इसका यूज कैसे करते वो देखते हैं। इसी सर्किट को लेके चलते, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली एकदम इसी तरह का सर्किट है ना, 1-2 बार पूछ लिया गया है, तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस का जगह यही बनता है। जैसा आया है वैसा आ सकता है, बात खत्म। ठीक है, यही चीज। अब आपसे बोला जाएगा इस सर्किट का टॉ निकालो, टाइम कांस्टेंट निकालो। तो आपको जो ऊपर 3 स्टेप बोला गया, यू हैव टू फॉलो दैट। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां पर बैटरी भूल जाना है और कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के अक्रॉस में इस सर्किट का R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3, और कैपेसिटर का 2 प्लेट बोलो तो AB है। चलो बताओ इसको देख के, A और B के अक्रॉस में कौन सीरीज कौन पैरेलल? कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के अक्रॉस में कौन सीरीज कौन पैरेलल? देख के बोलो। सबसे पहले सुनाई नहीं दे रहा है, R2, और फिर R1 और R3 किसमें?
हम एकदम कैपेसिटर की तरह, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी रजिस्टर का कोई कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए ना, कैपेसिटर में जितना आपको पॉइंट्स पढ़ाएगा उसको यूज करें। देखिए हम आपको सिखाते, फिर से एक बार सिखाते, 2 मिनट अब खत्म हो रहा है। सबसे पहले ए मार्क कर लीजिए और बी मार्क कर लीजिए। याद आया, हम लोग ऐसे कैपेसिटर में काम करते थे। अब आप ए से देखिए, क्या मेरे R2 का एक एंड कनेक्टेड है? जैसे कैपेसिटर का 2 प्लेट होता था तो हम बोलते थे ना, एक प्लेट कनेक्टेड है एक दूसरे से, वैसे ही रजिस्टर का 2 एंड होता है। तो ए से मेरा कनेक्टेड है R2 का एक एंड, लिख दो। अब आओ, क्या R1 का एक एंड बी से कनेक्टेड है? क्या R3 का एक एंड बी से कनेक्टेड है? तो दोनों का एक एक एंड आप बी से कनेक्ट कर लो। कौन कौन? R1 और R3। अब देखो, R2 का दूसरा एंड, R3 का दूसरा एंड R2 के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। दिख रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल? कौन पैरेलल है? R1 और R3 किसमें? पैरेलल। उसके साथ R2 किसमें? सीरीज। इज दिस क्लियर? ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालिए। यहां से आप आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आपका आर इक्विवेलेंट हो गया R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, और एक बार आर इक्विवेलेंट हो गया तो टॉ का वैल्यू हो गया आर इक्विवेलेंट इंटू सी। दिस इज द वे। तो इस बोर्ड पे तुम्हारा 3 कंसेप्ट एक साथ है। अगर जस्ट आफ्टर की इज क्लोज से रिलेटेड कोई भी बात बोलेगा तो कैपेसिटर को हटा के वायर मानना, सॉल्व कर देना। अगर आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई न्यूमेरिकल होगा या ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें समय दिया ही नहीं है, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। आपको मानना पड़ेगा कि कैपेसिटर इज ऑलरेडी फुली चार्ज्ड एंड देयर इज नो फर्दर करंट पासेस थ्रू कैपेसिटर। सो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 करेंगे। क्या कैपेसिटर पे चार्ज 0 है? नहीं। क्या कैपेसिटर के अक्रॉस का भी 0 है? नहीं। केवल उससे फ्लो करने वाला करंट 0 है। और अगर कभी टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड डिस्कशन आया, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। ठीक है, नोट करो इतना। बाकी हम आपको क्वेश्चंस में दिखाते हैं।